अनुराग ठाकुर पलामू आए हुए थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि न कहेंगे न सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। तो मैं तो कहूंगा कि सारे अपने अपने राज्यों से मतदाताओं को ले आए। यहाँ जब नेता आ ही रहे, सारे मतदाता आ जाए और यहाँ के मतदाताओं को यहाँ से बाहर कर दे। आज इन्हें अपने झारखंड के नेताओं पर से भरोसा उठ गया। किसी में कोई काबिलियत इन्हें नहीं दिख रही है। सारे नेता चले गए हैं पर्दे के पीछे। गढ़वा जो है उपराजधानी का दर्जा प्राप्त कर सकता है, उनका ये कहना आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई था कि 4.5 साल के काम को इस तरह से उन्होंने नवाजा? देखिए, इसका भी पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है, जनता के दिलों में राज करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है। पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा होता आया है, कोई भी सरकारें रही हैं। पलामू प्रमंडल हर सुविधाओं से वंचित है और गढ़वा खास कर। झारखंड में एक तरह से चुनाव का माहौल बनना शुरू हो चुका है और दोनों ही पक्ष, चाहे बात झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर यूपीए फ्रंट की करें या दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी या एनडीए फ्रंट की, दोनों ही फ्रंट ने पूरी ताकत ग्राउंड जीरो पर झोंकनी शुरू कर दी है। इस वक्त आपको बता दें कि मैं मौजूद हूँ गढ़वा में। संथाल परगना के बाद पलामू का ये प्रमंडल का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जहाँ पर लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के भी बड़ी संख्या में नेताओं का जुटान पलामू प्रमंडल में हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और हेमंत कैबिनेट में मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश जी, पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि जब परिवर्तन यात्रा को टक्कर देने के लिए मैया सम्मान यात्रा निकालने की बात आई तो सरकार ने सबसे पहले जिस जिला को चुना वो गढ़वा था। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि इतने बड़े कैंपेन की शुरुआत वो भी गढ़वा से? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि हम कोई टक्कर नहीं देते हैं किसी को। हम राजनीति का जो मूल मंत्र है और सरकार का जो मुख्य काम है, ये दोनों को हम लोग जनता के बीच रखने का काम करते हैं। जनता के बीच जाकर, और सरकार ने 2019 में जनता ने हमें मौका दिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और पहले दिन से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके और योजनाएं लागू करना शुरू किया। और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि अपनी योजनाओं को हम अगर गिनाने लगे तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाती है। और ये कह दें कि जो 19 साल नहीं मिला जनता को, ये इन 4-4.5 वर्षों में हमने वो उपलब्धि पाई है, एक ऐसी लकीर खींची है जिसे धूमिल कर पाना अब किसी सरकार के और किसी भी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं। चाहे कितनी भी परिवर्तन यात्रा निकाल दें, जनता अब परिवर्तन कर चुकी है पूरी तरह से। जनता अब वैसे जगहों पर परिवर्तन करेगी जहां उन्हें छला गया। आप देखेंगे कि होना हो ये जीरो पर भी आउट हो जाए। जो स्थिति है आज के दिन में, अगर लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, हमें अपने मत का प्रयोग करने की, मत का प्रयोग करके जनप्रतिनिधि चुनने की और सरकार बनाने की, अगर उसको अगर केंद्र में रखकर जनता वोट करे, अपने हक अधिकार, राज्य के विकास, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। जनता को तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो हमारे आदिवासी मूलवासी, यहाँ के गरीब शोषित वंचित, सभी को तो उनका हक अधिकार मिल रहा है, चाहे वो सर्वजन पेंशन के रूप में हो
या 50 साल की सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, या 50 साल के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के सभी स्त्री पुरुष सभी को पेंशन देने की बात हो, सावित्रीबाई फूले योजना से अपनी बेटियों को आच्छादित करने की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो, बिजली बिल माफ करने की बात हो, योजनाएं इतनी अनगिनत है जो आम जनता को जिसकी जरूरत थी। आज अबुआ आवास कुंडली मारकर बैठा हुआ था केंद्र सरकार, अबुआ आवास, हम प्रधानमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जाकर गुहार लगाने का काम किए कि हमारे राज्य की जनता के सर पे छत नहीं है, आप अपने हिस्से का पैसा रिलीज करें और हम अपने हिस्से का पैसा मिलाकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास देंगे। उस समय ये कान में तेल डालकर सोए रहे। तब माननीय मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास, अपना आवास देने का निर्णय लिया और पूरी तरह से राज्य सरकार के कोष, और 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास, शौचालय के साथ, रसोई के साथ, 1,35,000 का नहीं 2,25,000 का। आज जनता से पूछा जाता है कि आपको कौन सा आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास? एक सुर में सभी लोग कहते हैं अबुआ आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए हमें। तो ये बदलाव है, ये हमने जनता के लिए किया है। लेकिन सर आपके जो मैया सम्मान योजना सबसे बड़ी बात कि आज एक समय था, पिछली सरकार देख लीजिए 2014 से 19 की सरकार, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार कहते थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे। एक भी उपलब्धि अगर गिना दे हाथी उड़ाने के सिवा, कोई एक भी उपलब्धि नहीं रही 5 वर्षों में। हमने जो योजना, माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजना लागू की थी, सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना, उसको भी बंद कर दिया। गरीबों का जमीन लेकर लैंड बैंक में डाल दिया। ये उनकी उपलब्धि थी। और हमारी उपलब्धि कि हमारा 4.5 साल 19 साल पर भारी पड़ेगा, और हम जनता को जागरूक करने के लिए हमारी मैया सम्मान यात्रा जो है, वो जनता को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाओं, सरकार ने जो उनके लिए योजनाएं लागू की है, उसका कितना लाभ मिल रहा है उन्हें, क्या परेशानियां हैं, कहाँ रुकावट आ रही है, इन सारी चीजों को लेकर हमारा मैया सम्मान यात्रा हो रहा है। और उनकी विशुद्ध कैसे सत्ता हथियाए, कैसे सत्ता छीन ले, उसको लेकर पूरे देश के कोने कोने से इनके रोज प्रतिदिन हमारे राज्य में बड़े बड़े हवाई जहाज उतरते हैं, हेलीकॉप्टर उतरते हैं, जनता को भरमाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। अब तो हिंदू मुसलमान करते थे, पहले मंदिर मस्जिद करते थे, अब तो जाति पर आ गए। अब तो कहते हैं कि वोट दीजिए हमें, कुर्मी समाज हमें वोट दे, हम कुर्मी समाज से मंत्री बनाएंगे। क्या ये मतलब राजनीति का स्तर कितना गिर गया है? सर मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पे आ रहा था, क्योंकि हमने देखा कि मैया सम्मान योजना की शुरुआत गढ़वा से हुई। कल्पना सोरेन को महिलाओं का सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला। इस यात्रा के दरमियान आप लोग भी मौजूद रहे। लेकिन आपको क्या लगता है, मैया सम्मान योजना क्या इस अपकमिंग इलेक्शन का एक गेम चेंजर स्कीम बनकर के उभर कर सामने आया है, जिसने विरोधियों के भी नाक में दम कर दिया है? देखिए, आप कितना भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मैं वही कहूँगा जो सच्चाई है। सच्चाई यही है कि हम जनता के बीच अपने कार्यों को लेकर एक तरह से कहे कि हम अपना जो 5 साल के लिए जनता ने हमें मौका दिया, उन 5 साल में जनता के भरोसे पर, विश्वास पर, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए, और जनता हमें पास कर रही है या फेल कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कार्यक्रमों, जनता एक सुर से हमें पास कर रही है। लेकिन आपके विरोधी जो है हिमंता विश्व शर्मा, उन्होंने कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से 1 महीना पहले मैया सम्मान योजना के नाम पर आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं कहूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज क्या करने आए हैं? 2 महीने पहले से झारखंड में आज चुनाव है। आज 2019 से क्यों नहीं इस राज्य का विचरण कर रहे हैं? इस राज्य में जैसे आज प्रतिदिन लगता है कि इसी राज्य के वो
प्रतिनिधि हैं, इसी राज्य के मुखिया हैं, इसी राज्य के मंत्री हैं, विधायक हैं। अपने राज्य में क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और आज पूरी तरह एकदम गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं इस राज्य के ऊपर और कह रहे हैं कि 1 महीना पहले देकर, और तो इनके कार्य, इन्हें 5 साल जनता ने दिया था। अपने 5 साल के कार्यकाल का बखान इन्हें करना चाहिए कि 5 साल में इन्होंने क्या क्या दे दिया जनता को, ये बताना चाहिए। हम तो गिनती गिनाते गिनाते थक जाते हैं। और मैया सम्मान योजना आज कौन गया है बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट में, उनसे भी चिन्हित करना चाहिए। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री को जेल नहीं भेजा जाता तो हमारी तैयारी बहुत पहले से थी। हम लोग तैयारी कर रहे थे किस तरह से जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, साजिश के पीछे कौन थे, इसका जवाब भी हेमंता बिस्वा शर्मा साहब को देना चाहिए। बेबुनियाद आरोप लगाकर बेगुनाह हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, इसका भी जवाब देना चाहिए। पूरी तरह से निर्दोष थे और वो हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर पर पूरी तरह से, उनको हाई कोर्ट का पूरा बेल ऑर्डर पढ़ना चाहिए कि कहीं से भी कोई मामला नहीं बनता है, बेवजह इन्हें 5 महीने जेल में रखा गया। सर, तो ये चीजें आज ये जनता देखती है, समझती है। वो कितना भी विधवा विलाप कर ले, कितना भी अनर्गल बयानबाजी कर ले, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और चुनाव समाप्त होंगे, जितने भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वो सारे गायब हो जाएंगे राज्य से, और सारे नेता यहाँ से फिर वही दिखेंगे। आज इन्हें सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि आज इन्हें अपने झारखंड के नेताओं पर से भरोसा उठ गया है। किसी में कोई काबिलियत इन्हें नहीं दिख रही है। सारे नेता चले गए हैं पर्दे के पीछे। और देखें, कहीं आपको नड्डा साहब, कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब, कहीं हमारे अमित शाह साहब, कहीं आपके ये हेमंता बिस्वा शर्मा जी, और कहीं केशव मौर्य, कहीं मतलब बाढ़ लगा हुआ है नेताओं का। लेकिन वोट जनता देती है। सर, यही सवाल जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत में कल्पना जी से की थी, उस दरमियान आप भी थे रोड शो में, उनका कहना था कि 100 सोनार की 1 लोहार की। और आप देख लीजिएगा इन नेताओं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो टीम है, छोटी टीम, ये भारी पड़ जाएगी चुनाव में। आप कैसे मानते हैं, इसको थोड़ा एलाबोरेट करें। ये तो आप देख लिए स्पष्ट उदाहरण अभी उसका आपके सामने है। लोकसभा चुनाव, ये लोग तो कहते थे कि 400 पार, झारखंड की 14 की 14 सीटें। हमसे थोड़ी गलती हुई, अगर वो गलतियां, थोड़ी बहुत गलतियां हुई हमसे, वो नहीं होती तो हम 10 पार करते। लेकिन बावजूद इसके एक ट्राइबल सीट पर ये चुनाव नहीं जीत पाए। हाँ, और किस मुंह से ये कहते हैं, किस मुंह से ये ऐसी बातें करते हैं। हम पूरी तरह से, और जब उन चुनाव में भी पूरे देश के नेताओं की बाढ़ लगी थी, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, बार बार अमित शाह जी, बड़े बड़े नेता आकर, और फिर वही बांटने वाली बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना कि हमें आप जिताओ, आपको हम ये बड़ी योजना देंगे, ये रेल की परियोजना देंगे, ये डैम देंगे, ये कोई भी बात नहीं, सिर्फ बांटने का काम किया। हमने 5 सीटें जीती। और इस बार विधानसभा चुनाव में हम अपने काम पर, हमें भरोसा है और जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। हम निकले हैं मैया सम्मान यात्रा, हम जनता को जगाने निकले हैं, जागरूक करने निकले हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो आपका हक अधिकार छीनते हैं। अगर ये गलती से साजिशन ये आ गए बांटकर, और जनता ने कोई गलती की, तो जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है, चाहे वो सर्जन पेंशन हो, चाहे 50 साल की उम्र से पेंशन हो, या मुफ्त बिजली हो, मैया सम्मान योजना हो, सारी योजना ये बंद कर देंगे। क्योंकि ये राज्य की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। इस राज्य को सिर्फ सोने की चिड़िया समझकर, और इस राज्य को लूटने लुटवाने का इनका मंशा रहता है, इनकी मंशा रहती है। और अब जनता नहीं इन्हें अपने साजिश में कभी भी कामयाब होने देगी। जनता अपने हक के लिए वोट करेगी, और जनता अपने अधिकार के लिए वोट करेगी, इस राज्य के विकास के लिए वोट करेगी,
और इन्हें इनकी जगह दिखाने का काम करेगी। सर इसी बीच अनुराग ठाकुर पलामू आए हुए थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि न कहेंगे न सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि सारे अपने अपने राज्यों से मतदाताओं को ले आए। यहाँ जब नेता आ ही रहे, सारे मतदाता आ जाए और यहाँ के मतदाताओं को यहाँ से बाहर कर दे, तभी ऐसा संभव है। और नहीं तो मैं कहता हूँ कि ये शून्य पर आउट होंगे। सर इस बीच एक तस्वीर सामने आई सोमवार को। तस्वीर थी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उनकी गाड़ी एक गड्ढे में जाके फंस गई। बीजेपी के टॉप लीडरशिप से लेकर के उनके आईटी सेल के इंचार्ज अशोक मालवीय जी, तमाम लोगों ने उस पर ट्वीट्स किए और कहा कि ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री की हत्या की साजिश तक रची गई। आप देख सकते हैं किस तरह से वो गड्ढे में फंस गए। काउंटर में आपकी पार्टी ने कहा कि ये तो नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और यही केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हकीकत क्या है सच्ची सर? कहा गया, सच्ची बताया गया। NHAI किसके अंडर आता है ये तो सभी लोग जानते हैं। ये तो बांग्लादेश की घुसपैठियों की भी बात करते हैं। और बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर की देखरेख, घुसपैठियों को रोकना, विरोधियों को रोकना, शत्रुओं को रोकना, ये किसका काम है ये भी सब लोग जानते हैं। तो अपनी ही सड़क को, अपने ही विभाग को ये अगर कोस रहे हैं तो भ्रष्टाचार कहाँ है ये जग जाहिर है। और वो भी साजिश हम थी जो हम अभी 2-3 दिन पहले हमारे राज्य के देश के रक्षा मंत्री का भी कार्यक्रम था, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी कार्यक्रम था। तो हेलीकॉप्टर का तेल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने निकाल लिया, ये भी कह सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर का तेल भी निकाल लिया होगा क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर का तेल इनका समाप्त हो गया। तो ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की साजिश हो सकती है। तो साजिश तो ये लोग तो बस इसी के लिए बने ही हैं, आरोप लगाना सिर्फ। तो उन आरोपों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना काम करते हैं और राज्य की जनता, देश की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की काम करते हैं उन्हें। और हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, आज देखिए चारों ओर आपको दिखेंगे राज्य में काम। हर जगह कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं पाइपलाइन सिंचाई योजना पर काम हो रहा है। आज 1500 करोड़ की योजना हमारे यहाँ झारखंड में गढ़वा में 1500 करोड़ की योजना सिंचाई के क्षेत्र के लिए। और अब देखो वो योजना जिस दिन उस योजना की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ के किसान ऐसे खुशहाल हो जाएंगे जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान। तो ये काम सरकार का होता है और हम लोग जमीनी काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। लेकिन सर इस बीच आप लोगों के ऊपर, चाहे हेमंता हो, गृह मंत्री हो, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं लैंड जिहाद का और लव जिहाद का। अब देखिए, मैं कहता हूं बार बार कि वैसे लोग इसी तरह से करके, यही उनका आचरण है। हम उनके साथ उन्हीं के तरह नहीं बनना चाहते कि फूट डालो, राज करो, जाति में बांटो, धर्म में बांटो, मंदिर मस्जिद में बांटो। उनका तो यही एजेंडा है। उसी एजेंडे, आप कह रहे हैं कि उसी के साथ हम भी चल रहे, हम भी चल पड़े उन्हीं के साथ, उन्हीं के एजेंडों पर। हम अपने विकास के एजेंडे पर, हम जनता के हक अधिकार के एजेंडे पर काम करते हैं और जनता हमारे साथ है। यही हमारा विश्वास, हमारा जनता ही हमारा विश्वास है, जनता ही हमारा भरोसा है और जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। ये कितना भी प्रयास कर लें, आप देखेंगे बहुत समय अब तो बाकी नहीं है, बहुत कम समय बाकी है और परिणाम भी आपके सामने होगा। कितना भी साजिश कर ले, कितना भी लोगों को बांटने की कोशिश कर ले, कितना भी सत्ता हथियाने के लिए कोई भी प्रयास कर ले, सत्ता इनके हाथ नहीं आने वाली। सर इस बीच बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन पर भी हमलावर है। आप उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट देखें, उनके बयान देखें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड में राजा रानी की सरकार हो गई है और इसी मियाँ बीवी की सरकार को हम बदल के रहेंगे। जब इनके शीर्ष नेता बैठते होंगे और विचार इनका जो चलता है इनका कि कैसे जनता को भरमाए, कैसे सरकारों को गिराए, कैसे जोड़ तोड़ करे, तो इस पर चर्चा जरूर होती होगी कि माननीय हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। जो एडवाइज़र होंगे उनको बहुत कोसते होंगे ये कि हमें उस विपत्ति में एक ऐसी नेत्री मिली जो
पूरे राज्य की जनता ने जिन्हें हाथों हाथ लिया, आज कौन मुख्यमंत्री इनके साथ हैं? जब मैं 5 महीने मुख्यमंत्री जेल में थे, पूरे राज्य में घूम घूम कर इन्होंने अलग जगाने का काम किया, राज्य की जनता को जागरूक करने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है कि हमें एक बहुत बड़ी नेत्री जो इस राज्य को, जो हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी की सोच थी कि अलग राज्य लेकर इस राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाना है, और माननीय मुख्यमंत्री उस काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और कल्पना सोरेन एक ऐसी कड़ी इसमें जुड़ी है कि इसमें 4 चांद लग गया है, और पूरे झारखंड की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाकर कल्पना सोरेन भी, हमारी कल्पना मुर्मू सोरेन भी मैया सम्मान यात्रा कर रही है और पूरे राज्य में घूमेगी। और इसका दर्द तो उन्हें होगा ही, इसका लगेगा कि बहुत बड़ी गलती ने जो एक गृहिणी थी उसको, मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा भाजपा को कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की नेत्री बनने का मौका भाजपा के कारण ही मिला। आपने तो उन्हें शेरनी का दर्जा दे दिया। शेरनी है ही, निश्चित रूप से शेरनी है कि जिसके पति को जिस तरह से सताया गया, जो अपने पति के, अपने बूढ़े सास ससुर जिनकी सेवा कर रही थी, अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा का काम कर रही थी, देखभाल कर रही थी बच्चों का, पति को अपने काम में सहयोग कर रही थी घर के अंदर से, उन्होंने राज्य की जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार, घर की दहलीज पार की, और एक शेरनी की तरह दहाड़ कर पूरे राज्य की जनता को जगाने का काम किया, बताने का काम किया कि कैसे साजिशन आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। उसका परिणाम हुआ कि 5 सीटें हम लोग लोकसभा में जीत पाए, और बार बार कहूँगा कि थोड़ी बहुत हमसे कहीं कहीं चूक हुई, नहीं तो हम 10 सीटें निश्चित रूप से जीतते। ऐसा बिल्डा ही होता है मिथिलेश जी कि जब टॉप लीडरशिप जो है अपने नेता के काम से प्रभावित होकर के इस तरह के बयान देती है। कि हमने देखा कि कल्पना मुर्मू सोरेन जब रात्रि चौपाल में पहुंची तो उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के ये कहा कि गढ़वा जो है उप राजधानी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। उनका ये कहना आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई था कि 4.5 साल के काम को इस तरह से उन्होंने नवाजा? देखिए, इसका भी पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे राज्य के ओजस्वी मुख्यमंत्री, हमारे युवा तुर्क मुख्यमंत्री और जनता के दिलों में राज करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे 13-14 में, उस समय ही इनके दिल में कसक थी कि ये पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा होता आया है, कोई भी सरकारें रही हैं। पलामू प्रमंडल हर सुविधाओं से वंचित था, और गढ़वा खास करके। हमारा पलामू लातेहार को तो कुछ सुविधाएं थी, गढ़वा तो पूरी तरह से सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ बिजली मिलती थी, ना लोगों को पानी मिलता था, ना सिंचाई की कोई व्यवस्था थी, ना अस्पताल में कोई अच्छी व्यवस्था थी, हर तरह से, ना शिक्षा की ना कोई अच्छा स्कूल। इवन यहाँ महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज तक नहीं था। नेताओं के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस थे, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज देखेंगे जो पूर्व के मंत्री हैं, नेता हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप देखेंगे, बड़ी बड़ी ठेकेदारी, बड़े बड़े क्रशर। लेकिन यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने की चिंता किसी को नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य मेरे दिमाग में आज भी घूमता है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं गढ़वा पलामू के माथे पर जो कलंक लगा है पिछड़ेपन का, अनदेखी का, सौतेलेपन का, वो सारा कलंक धो डालूंगा। और उस पर उन्होंने काम किया, और आज गढ़वा में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये राज्य नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि इतने कम समय में, हमारे विपक्ष के साथी भी बोलते हैं कि भाई कुछ तो हुआ, कुछ भी कहो, काम तो हुआ। जो काम आज़ादी के बाद से नहीं हुआ, वैसे वैसे काम हुए यहाँ इस गढ़वा में। और आप भी देख सकते हैं जाकर, आप भी अच्छी फिल्म बन जाएगी, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी यहाँ। अगर आप पूरे गढ़वा का भ्रमण करेंगे तो अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी कि आज से 4.5 साल का गढ़वा, पहले का गढ़वा और आज का गढ़वा, कोई तुलना नहीं।
जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के लोग 17वीं सदी में जी रहे थे, तो आज सभी तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही है। तो ये निश्चित रूप से ये कहना कि उपराजधानी बनाया जा सकता है, तो ये उनके मुंह से उनके उद्गार, उनकी भावना को दर्शाता है। और मैं कहूँगा कि उनके मुंह में घी शक्कर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा निर्णय ले लें। सर चलते ये बता दिए, बीजेपी ने तो दावा कर दिया है कि 55+ सीटें इस चुनाव में, आपका क्या मानना है? यूपीए फ्रंट का 5+5 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, 5+5 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब दहाई भी पहुंच जाए तो बहुत हेमंत चौथी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं कोई बात अहम में नहीं कहता हूं, मैं जमीनी सच्चाई देख रहा हूं। और जमीनी सच्चाई ये है कि ये कितने भी यहाँ बड़े बड़े नेताओं को बुला लें, यहाँ कितना भी बांटने की कोशिश कर लें, कभी भी इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और आने वाले 2024 की बात नहीं, न 29 में सफलता मिलेगी इन्हें, न उसके आगे सफलता मिलेगी, क्योंकि जनता इनके आचरण को, इनके चाल चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश ठाकुर का साफ मानना है कि हेमंत सोरेन इस चुनाव के बाद चौथी बार आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे चुनावी माहौल में हमारी कोशिश होगी कि तमाम वो बड़े चेहरे जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, उनसे हम खास बातचीत करें। अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।